एक घर का कमाऊ पूत चला गया। एक माँ की गोद सूनी हो गई। बहन की आंखों का तारा बुझ गया। वो बेटा जो आदमखोर बन चुके एक घोटाले की जांच करने गया था, वो बेटा ड्यूटी से घर नहीं लौटा। घोटाले की तहकीकात के बीच ही ये तेज तर्रार बेटा जो टीवी पत्रकार था, अचानक यकायक गिरा और चल बसा। वो घोटाला जिससे जुड़े लोग बारी बारी से मरते जा रहे हैं। अब तक 44 लोग मर चुके हैं। कोई गवाह, कोई आरोपी तो कोई जांच करने वाला। वो घोटाला जिसमें सैकड़ों सलाखों के पीछे हैं, सैकड़ों फरार हैं, जिसके तार राजभवन तक जा पहुंचे हैं। आरोपी राज्यपाल के बेटे की भी संदिग्ध मौत हो चुकी है। उस व्यापक घोटाले ने एमपी गजब है, एमपी अजब है के जुमले पर जैसे ग्रहण लगा दिया। लोग हैरान हैं, विपक्ष हमलावर है। अब तो अपने भी पूछने लगे हैं सवाल। Vyapam has easily turned out to be the most sinister scam in the history of India. पूरा का पूरा व्यापम घोटाला जो अब एक तरह से डेथ घोटाला बनकर नजर आ रहा है। खौफनाक बात है कि जो व्यापम को छूता है उसकी मौत हो जाती है। एविडेंस को खत्म किया जा रहा है ताकि मौत हो पता भी नहीं लगे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्या ये आरोप शिवराज सरकार की नींद हराम करेंगे? मुख्यमंत्री कहते हैं ये उन्हें पत्रकार की मौत पर दुख है। क्या ये दुख घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौत पर लगाम कसेगा? क्या बाकी बचे चेहरे अब निर्भय हो सकेंगे? सीबीआई की इंक्वायरी होना चाहिए। आखिर कितनों की बलि लेगा ये घोटाला जो बन चुका है मौत का कुआं? मौत का कुआं बन चुके व्यापम घोटाले का सबसे ताजा शिकार है ईमानदार और जुझारू पत्रकार अक्षय सिंह। वो अक्षय जिसकी इस घोटाले से जुड़ी रिपोर्टिंग के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका लाडला आज इस दुनिया में नहीं है। व्यापम से जुड़ी तमाम मौतों के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अक्षय की मौत का सच कभी सामने आ पाएगा। हालांकि मीडिया के बढ़ते दबाव और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत के बाद मध्य प्रदेश में कहा है, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अक्षय का विस्तार जांच के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल और हैदराबाद की सिविल में भेजा जाएगा। बूढ़ी मां की आंखों में आंसू देकर, उसकी गोद सूनी कर अक्षय चला गया। लाडली बहन को तन्हा छोड़कर अक्षय चला गया। संगी साथियों के जहन में कई सुलगते सवाल छोड़कर अक्षय चला गया। न्यूज चैनल आज तक में काम करने वाले जुझारू और ईमानदार पत्रकार अक्षय सिंह पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। दिल्ली के निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजनीति और पत्रकारिता जगत की तमाम हस्तियों ने निगमबोध घाट पहुंचकर अक्षय को भावभीनी विदाई दी। जहां से छोड़ के आया था वो एक बिजनेस चैनल में आया था। काफ़ी उसने मेहनत की उसे सीखने के लिए। कई ऐसे विषयों को उसने छुआ, ऐसे विषयों पे उसने काम किया जो उसने उससे पहले नहीं किया था। मन लगाकर उसने काम किया और उसकी खासियत यह है कि जो एक काम आपने उसको थमा दिया तो आप उसको भूल जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले की पड़ताल के दौरान अक्षय की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। शनिवार को अक्षय व्यापम घोटाले की आरोपी रही नम्रता डामोर के झाबुआ स्थित घर गए थे। एमबीबीएस की छात्रा रही नम्रता की भी जनवरी 2012 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उसी की मौत से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए अक्षय उसके घरवालों से मिलने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक नम्रता के पिता से बातचीत के दौरान ही अक्षय की तबीयत बिगड़ गई। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैठे थे इतने में एकदम वो थूक निकला, एकदम यहाँ ये थूक निकला तो हम पानी लेने दौड़े। राहुल जी यहाँ बैठे थे इस पलंग पे, तो वो अपने कैमरामैन वहाँ सोफा सेट पे बैठे थे। मुंह से उनके झाग आया
और हाथ अचानक मूव करने लग गया। मूव करने के बाद उनको अचानक गिरने लगे, तो उनको उनके साथियों वगैरह ने हम लोगों ने पकड़ा और गाड़ी में बिठाया उनको। गाड़ी में बिठाने के बाद उनको सरकारी हॉस्पिटल में ले गए चेकअप कराने के लिए। वहाँ पे देखा तो उनकी नब्ज वगैरह नहीं चल रही थी। जैसे ही अक्षय की मौत की खबर मालूम चली, मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अक्षय की मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल था। जिन हालात में अक्षय की मौत हुई, उनसे कई सवाल उठ रहे हैं। अक्षय की संदिग्ध मौत को व्यापम घोटाले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया टुडे समूह ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं अक्षय की बहन ने शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि उसके भाई के विसरा की जांच दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराई जाए। मेरे भाई अक्षय सिंह आज तक में स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे और व्यापम घोटाले की रिपोर्टिंग कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय की मौत रहस्यमय हालत में हुई है, मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि उनके विसरा की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच मध्य प्रदेश से बाहर दिल्ली के एम्स अस्पताल में कराई जाए। इस मामले में शिवराज सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी चौंकाने वाला है। कैलाश विजयवर्गीय का दावा है कि अक्षय सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है, वो भी तब जबकि गुजरात के दाहोद में अक्षय का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने अभी तक मौत की कोई साफ वजह नहीं बताई है। अभी तक अपुष्ट जानकारी मिली है डॉक्टरों से, जो मैंने टेलीफोन पे बात की है, कि उनका हार्ट अटैक ही हुआ है वहाँ पर। और निश्चित मौत तो मौत होती है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, पर इसके ऊपर शंका करना किसी के ऊपर भी मैं उचित नहीं मानता। आखिर कैलाश विजयवर्गीय को अक्षय की मौत की वजह कैसे मालूम चली? क्या विजयवर्गीय के पास डॉक्टरों की कोई रिपोर्ट है? आखिर किस हड़बड़ी में ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं शिवराज के मंत्री? व्यापम घोटाले के मुद्दे पर शिवराज सरकार काफी समय से कांग्रेस के निशाने पर है। एक के बाद एक इस मामले से जुड़े आरोपियों और गवाहों की मौत ने मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार पर लग रहे तमाम आरोपी की पड़ताल के सिलसिले में ही अक्षय सिंह झाबुआ गए थे, लेकिन वहां उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ऐसे में उनकी मौत पर भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। यूं तो जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, लेकिन अक्षय की मौत अपने साथ कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिनके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पत्रकारिता के उच्च मापदंडों का पालन करने के लिए अक्षय को IVN 7 की तरफ से श्रद्धांजलि। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और अक्षय की असमय मौत ने कांग्रेस को शिवराज सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि घोटाले के तार खुद मुख्यमंत्री से जुड़े हुए, इसीलिए इस मामले की जांच भटकाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। वहीं दूसरी पार्टियों ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जवाब में शिवराज सिंह का कहना है कि मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट चाहे तो किसी भी जांच के आदेश दे सकती है। Vyapam has easily turned out to be the most sinister scam in the history of India. पूरा का पूरा व्यापम घोटाला जो अब एक तरह से डेथ घोटाला बनकर नजर आ रहा है। बड़ी खौफनाक बात है कि जो व्यापम को छूता है उसकी मौत हो जाती है। व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले की रिपोर्टिंग करने पहुंचे अक्षय की मौत पर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से हमला बोल दिया है। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस लंबे अरसे से शिवराज सिंह पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस के मुताबिक घोटाले की जांच कर रही STF सिर्फ दिखावा है। कांग्रेस की मांग है कि इस मामले की जांच CBI से या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, दो बातें उन्होंने कही कि मुझे CBI की इंक्वायरी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति नहीं है तो उन्हें तत्काल एक पत्र गृह मंत्री जी को लिखना चाहिए। Vyapam has easily turned out to be the most sinister scam in the history of India. पत्रकारों पे जिस तरह की ये हत्याएं पूरे ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसी हत्या हो चुकी है, उसकी एक बहुत साजिश जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के साथ साथ दूसरी पार्टियों ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरा का पूरा व्यापम घोटाला
जो अब एक तरह से डेथ घोटाला बनकर नजर आ रहा है, इसकी भी एसआईटी होनी चाहिए जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि फिर से मैं कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें पार्टीज हैं सीधे सीधे। एविडेंस को खत्म किया जा रहा है ताकि मौत हो पता भी नहीं लगे और क्या चीज दिखा रहा क्या करा रहा सब तो इसकी बड़ी भारी उच्च स्तरीय जांच हो। इस पूरे मामले की जांच की निगरानी हाईकोर्ट स्वयं करे, क्योंकि सरकार के ऊपर अगर छोड़ दिया जाएगा तो अब तक 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस पूरी घटना में वहां के राज्य सरकार का सीधे तौर पर उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट है। पिछले 11 साल से व्यापम घोटाले की जांच चल रही है। इस घोटाले में 1800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि इस मामले से जुड़े 44 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 30 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। हर मौत के बाद इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उसे अनसुना कर देती है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि एसआईटी मामले की जांच सही तरीके से कर रही है। पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मामले की जांच सीबीआई से कराने के मुद्दे पर सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हाई कोर्ट जिस भी एजेंसी से जांच कराए वो बिल्कुल हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, वो सीबीआई से बाकी एजेंसी से और किसी एजेंसी से जांच कराए कोई आपत्ति। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किल बड़ी है, क्योंकि अब बीजेपी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। और आवाज भी कोई छोटी मोटी नहीं। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पत्रकार की मौत पर उठ रहे सवालों को शांत करने के लिए व्यापम घोटाले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, ताकि सच्चाई बाहर आ जाए और कोई भी संदेह हो उसको दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस पूरे मामले में विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहा है। देखना यह है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत का सिलसिला बंद हो जाएगा। झाबुआ से मनोज शर्मा के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा आज तड़के दिल्ली के एक होटल में मृत पाए गए। हालांकि अरुण शर्मा व्यापम घोटाले में आरोपी नहीं थे, लेकिन जबलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर तिवारी का आरोप है कि व्यापम घोटाले की वजह से ही उनकी जान गई है। सुधीर तिवारी के मुताबिक डॉक्टर शर्मा ने 2 दिन पहले ही एसटीएफ को व्यापम घोटाले से जुड़े दस्तावेज दिए थे। ऐसे में कांग्रेस ने इस मौत को भी व्यापम से जोड़कर शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के एक होटल में मध्य प्रदेश के डॉक्टर की मौत। क्या इस मौत का व्यापम घोटाले से कोई कनेक्शन है? जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा दिल्ली एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरे थे। रविवार सुबह की फ्लाइट से उन्हें अगरतला जाना था, लेकिन जब होटल का स्टाफ उन्हें जगाने उनके कमरे में पहुंचा तो भीतर डॉक्टर अरुण शर्मा की लाश पड़ी थी। सुबह 5 बजे की कॉल दी कि सुबह 5 बजे मुझे उठा दो, और उनको अगरतला जाना था इंस्पेक्शन के लिए MCI के। तो वो सुबह जब उन्होंने कॉल दी, नहीं उन्होंने अटेंड किया, तो उन्होंने फिर मास्टर की से दरवाज़ा खोला तो अंदर ही वॉज फाउंड डेड। Nothing foul as of now we have found, and we have sent the body for postmortem, and we have started. We are investigating it. We are collecting all scientific evidences. डॉक्टर शर्मा की मौत को मध्य प्रदेश के जानलेवा व्यापम घोटाले से भी जोड़ा जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जबलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी का दावा है कि डॉक्टर शर्मा की मौत के पीछे व्यापम घोटाला है। डॉक्टर तिवारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही डॉक्टर शर्मा ने व्यापम घोटाले से जुड़े 200 पेज के दस्तावेज मामले की जांच कर रही STF को सौंपे थे। डॉक्टर तिवारी का कहना है कि घोटाले में शामिल लोग उनकी भी हत्या करा सकते हैं। ये बताया गया है कि STF को उन्होंने 200 से ज्यादा जानकारियां दी हैं व्यापम की, और अभी STF स्वीकार करे। जिसने मुझे जानकारी दी उन सबकी जान का खतरा है। ये लोग मेरी भी जान ले सकते हैं। दिल्ली में डॉक्टर की मौत के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा है। IMA अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर तिवारी के अनुसार डीन स्वर्गीय अरुण शर्मा ने 2 दिन पहले STF को व्यापम में जुड़े 200 दस्तावेज सौंपे थे। डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले जबलपुर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन DK सकाले की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सकाले व्यापम घोटाले में आरोपी भी थे।
डॉक्टर अरुण शर्मा के पूर्ववर्त डीन डॉक्टर डी.के. सकाले भी इसी प्रकार से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे जब उनका जला हुआ शव उनके घर से बरामद हुआ था। डॉक्टर अरुण शर्मा की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी। पुलिस का कहना है कि अब तक इस मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं नजर आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में एक के बाद एक होने वाली रहस्यमय मौत की वजह से ये मामला भी संदिग्ध हो गया है। ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अजमेर धमाकों का केस लगातार कमजोर होता दिख रहा है। पिछले 6 महीने में इस केस में 13 मुख्य गवाह अपने बयान से पलट चुके हैं। पलटने वाले इन गवाहों में झारखंड में बीजेपी सरकार में मंत्री रणधीर सिंह भी शामिल हैं। धमाकों की साजिश को अंजाम देने का आरोप आसिमानंद समेत 12 लोगों पर है। इससे पहले मालेगांव धमाके में भी सरकारी वकील एनआईए पर केस की रफ्तार धीमी करने का आरोप लगा चुके हैं। क्या 2007 के अजमेर धमाकों पर से कभी पर्दा उठ पाएगा? क्या धमाकों के दोषियों को कभी सजा मिल पाएगी? और क्या एनआईए धमाकों के केस को कमजोर कर रही? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धमाकों के 13 आरोपी अपने बयान से मुकर गए हैं। झारखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री रणधीर सिंह अपने पुराने बयान से पलट गए कि उनके सामने अजमेर धमाकों के 2 आरोपियों ने पिस्टल से टेस्ट फायर किया था। अकेले रणधीर सिंह ही नहीं, धमाकों के आरोपियों को फर्जी नाम से सिम कार्ड देने, सिम कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने का दावा करने वाले 13 गवाह अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान से मुकर गए। नवंबर 2014 से इस साल मई तक पलटे इन गवाहों में से ज्यादातर ने आरोप लगाया कि एटीएस ने दबाव डालकर बयान लिया था। अब सरकारी वकील सवाल कर रहे हैं कि अगर जांच एजेंसियों ने दबाव बनाया था तो गवाह इतने साल चुप क्यों थे? वो तो 2010 के बाद में अभी आए हैं बयान देने, तो इन बिटवीन वो बता सकते थे कि हम पर दबाव था या नहीं था, लेकिन उन्होंने आज तक दबाव की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आज हम पर दबाव नहीं है, इसलिए ये बात बता रहे हैं। उधर आरोपियों के वकील ने इसमें किसी तरह के राजनीतिक दबाव से तो इनकार किया, मगर एटीएस को जरूर कटघरे में खड़ा किया। गवाहों ने आकर बताया है कि उन्हें उनके बयान मनमाने तौर से एनआईए और एटीएस ने लिखे और उन पर दबाव बनाकर उनको कई दिनों तक टॉर्चर करके मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया और वहां उनसे जबरदस्ती बयान कराए गए। अजमेर बम धमाकों के केस में अब सोमवार को एक और प्रमुख गवाह आनंद राज कटारिया की गवाही है। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में अक्टूबर 2007 में बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोग जख्मी हुए थे। एनआईए की चार्जशीट में असीमानंद समेत 12 आरोपी हैं। इस केस में 160 गवाह हैं, जिनमें से 80 का बयान हो चुके हैं। जयपुर से भवानी सिंह के साथ अजमेर ब्यूरो, IBN 7। आगे बढ़ते हैं। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका ग्रीस क्या यूरोजोन से बाहर हो जाएगा? यहाँ कर्जदाताओं से नया राहत पैकेज पाकर फिलहाल के लिए वो अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकल जाएगा। इन सवालों के जवाब भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 11:30 बजे तक मिल जाएंगे, जब अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं की शर्तों पर ग्रीस में हो रहे जनमत संग्रह की शुरुआती नतीजे आ सकते हैं। नतीजों का असर भारत समेत दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना तय है। ग्रीस यानी सिकंदर महान का यूनान, ग्रीस यानी लोकतंत्र का विचार देने वाला मुल्क, ग्रीस यानी दुनिया की सबसे बड़ी मर्चेंट नेवी वाला देश, दुनिया भर में विजय पताका लहराने वाला ग्रीस आज दिवालिया होने की चुनौती से जूझ रहा है। बचने के लिए जनमत संग्रह करा रहा है। ग्रीस के लोग कर्जदाताओं की शर्तों पर अपनी राय दे रहे हैं। हां पर मोहर का मतलब होगा कि वो राहत पैकेज के बदले कर्जदाताओं की बात मानकर फिलहाल के लिए आर्थिक संकट टाल देगा। नतीजे ना में आए तो ग्रीस यूरोजोन से बाहर हो सकता है। Εγώ ψηφίσει Τσίπρα και θέλω να ψηφίσω το όχι. Γιατί έχω κάνει και στην Ευρώπη και ξέρω τα δικαιώματα των Ευρωπαίων και των Ελληνών. Γι' αυτό και μόνο. Γιατί δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Θέλουμε να είμαστε Ευρώπη, αλλά χωρίς τα πλεονεκτήματα της Ευρώπης. Γι' αυτό. Γιατί πιστεύω σε μια δημοκρατία, σε μια Ευρώπη ενωμένη, σε μια παγκοσμιότητα με καλή οικονομία και θέλω όλοι να είμαστε μια γροθιά για να προχωρήσουμε πάντα μπροστά και όχι να είμαστε οπισθοδρομικοί.
नतीजे कुछ भी हों, लेकिन ग्रीस में राजनीतिक संकट भी तय दिख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने मजबूत दिखने की कोशिश में मतदाताओं से नहीं के पक्ष में वोट करने की अपील की है, ताकि कर्जदाताओं के साथ वार्ता में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख सके। फिलहाल ग्रीस को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के करीब 1.5 अरब यूरो चुकाने हैं, जिसके लिए उसे राहत पैकेज चाहिए। उसे 2018 तक 50 अरब यूरो यानी $5.5 अरब के वित्तीय पैकेज की भी जरूरत होगी। मगर ये राहत तभी मिलेगी जब ग्रीस आर्थिक सुधार तेज करे, सरकारी खर्च, पेंशन में कटौती जैसी कर्जदाताओं की शर्तें मान ले। τις μεγάλες αυτές αλλαγές είναι στρατηγικής σημασίας να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα του ευρώ για να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε με τον ευκολότερο, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αυτές τις μεγάλες αλλαγές। सर्वेक्षण के नतीजे न के पक्ष में हुए तो यूरोपियन यूनियन को भी 1000 अरब यूरो तक का नुकसान हो सकता है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में भूचाल आया तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी, क्योंकि भारत के निर्यात का 5वां हिस्सा और आयात का 6ठा हिस्सा यूरोप से होता है। विदेशी निवेशक भी अपना पैसा बाजार से निकाल सकते हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि इन स्थितियों से निपटने के लिए वो तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और चलते चलते आपको एक अजीबोगरीब तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें गधे आगे हैं और लाखों की लग्जरी कार पीछे है। ये तस्वीर गुजरात के सूरत की है। करीब 1 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर कार को गधे खींचते हुए सड़क पर नजर आ रहे हैं और लोगों का मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। इस कार के मालिक हैं तुषार गिलानी। दरअसल तुषार लैंड क्रूजर खरीदे जाने के बाद से ही कंपनी की सर्विस से नाखुश थे। कई बार सर्विस सेंटर में चक्कर काटने के बाद जब उन्होंने डीलर से संपर्क किया तो उसने कोई सही रिस्पांस नहीं दिया और इसके बाद तुषार ने हताश होकर गधों से अपनी गाड़ी खिंचवाई। वहीं डीलर इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहा है।